हेलो दोस्तों, राय क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन के बारे में। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं। व्यंजन में हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन। अब कुछ और व्यंजन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। अभी एक बचा है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन आज पढ़ते हैं दोस्तों द्वित्व व्यंजन के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पिछला वीडियो अभी नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट से हमारे पिछले वीडियो को देख सकता है। आइए देखते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में। द्वित्व का मतलब होता है दोस्त दो। द्वित्व का मतलब कितना होगा? दो। द्वित्व का मतलब दो। व्यंजन का मतलब व्यंजन। जब दो व्यंजन आपस में जुड़ेंगे तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। लेकिन इसके कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा, इसके कंडीशन क्या है। अब बात आती है जुड़ने के लिए कितने चाहिए? दो। अगर जुड़ने के लिए दो चाहिए तो फिर हमारे सामने एक समस्या खड़ी होती है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, कैसे दो होंगे आखिर। अगर जुड़ने के लिए चाहिए कम से कम कितने? दो। तो बात आती है कि नहीं ये दोनों कैसे होंगे। तो आइए देखते हैं ये दोनों कैसे होंगे। तो कह रहा है कि इसमें से जो पहला व्यंजन होगा, जो पहला होगा, पहला व्यंजन वो आधा होगा। पहला कैसा होगा? आधा होगा। और जो इसका दूसरा व्यंजन होगा वो पूरा होगा। दूसरा व्यंजन पूर्ण व्यंजन होगा। पूरा का मतलब क्या? पूर्ण व्यंजन होगा। पहला कैसा होगा इसका? आधा होगा। और दूसरा कैसा होगा? पूर्ण व्यंजन होगा। यही सेम रूल, यही सेम बातें हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन में हमने पढ़ा था कि संयुक्त का मतलब होता है जोड़, और जुड़ने के लिए कम से कम चाहिए कितने? दो। जुड़ने के लिए कितने चाहिए? दो। और जब बात आई कि कैसे दो होने चाहिए तो उसमें भी ये नियम हम लोगों ने पढ़ा कि पहला कैसा होना चाहिए? आधा होना चाहिए। और दूसरा कैसा होना चाहिए? पूर्ण, पूरा होना चाहिए। पूरा का मतलब ही होता है क्या? पूर्ण। अब बात आई कि यहाँ पे भी वही हम पढ़ रहे हैं कि जुड़ने के लिए कितना चाहिए? दो। और दो चाहिए तो पहला व्यंजन कैसा होगा? आधा। और दूसरा कैसा बोल रहा है? पूरा। तो यहाँ तक तो सेम है। लेकिन वहाँ एक चीज मैं बताया था, दोनों व्यंजन कैसे होंगे? अलग अलग। लेकिन यहाँ दोनों व्यंजन अगर हम देखें, पहला और दूसरा, दोनों व्यंजन क्या होंगे? समान। दोनों कैसे व्यंजन होंगे? तो दोनों होंगे समान व्यंजन, या कह सकते हैं एक जैसे। दोनों व्यंजन कैसे होंगे तो बोल सकते हैं आप कि एक जैसे होंगे। जब दो एक जैसे व्यंजन, या जब दो एक ही व्यंजन या एक समान व्यंजन आपस में जुड़ता है तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। अब समस्या आती है कि जो पहला होगा, तो पहला कैसा होगा? आधा होगा। तो दोस्त इसको बोल सकते हैं कि जब पहला आधा होगा तो ये कैसा होगा? स्वर रहित। कैसा होगा? स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब होता है जिसमें क्या ना हो? स्वर ना हो। अगर हम व्यंजन में से स्वर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? शुद्ध रूप से व्यंजन बचेगा। और जो व्यंजन बचेगा वो कैसा हो जाएगा हमारा? आधा। और दूसरे स्वर रहित का मतलब होता है बिना स्वर का। बिना स्वर के, जिस जिस व्यंजन में स्वर नहीं होगा उस व्यंजन को क्या बोलेंगे? आधा। तो ये दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि दूसरा पूर्ण व्यंजन होगा। जब पूर्ण होगा तो कोई भी पूर्ण व्यंजन तभी कहलाता है जब उसमें क्या जुड़ेगा? स्वर। तो ये कैसा हो जाएगा? स्वर सहित। तो इसको कैसा व्यंजन बोलेंगे? स्वर सहित। स्वर सहित का मतलब होता है स्वर के साथ। क्या हो जाएगा इसका मतलब? स्वर के साथ। देखिए, द्वित्व व्यंजन के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। द्वित्व का मतलब होता है क्या? दो। व्यंजन का मतलब व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलके एक हो जाए तो उसे कैसा व्यंजन बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब समस्या है कि ये दो होंगे, जुड़ने के लिए कितने चाहिए इसको? दो चाहिए। तो कैसे दो होगा?
पहला बोल रहा है कि आधा होगा और दूसरा क्या होगा, पूरा। पहला व्यंजन जब आधा होगा तो उसमें क्या नहीं रहेगा, स्वर, और दूसरा व्यंजन जब पूरा होगा तो उसमें क्या रहेगा, स्वर। और इसका एक खास बात यह है कि इस व्यंजन में दोनों कैसे व्यंजन होंगे, दोनों एक ही जैसे व्यंजन होंगे, दोनों समान व्यंजन होंगे। दोनों कैसे व्यंजन जुड़ेंगे, तो एक समान व्यंजन जुड़ेंगे तो हम कह सकते हैं उसको कैसा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। और यही व्यंजन जब अलग अलग जुड़ जाए, पहला आधा हो दूसरा पूरा हो, लेकिन हो क्या, दोनों अलग अलग हो, तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। अब बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण से पहले लिख लेते हैं क्या, परिभाषा। क्या पढ़ लेते हैं, परिभाषा। तो इसका परिभाषा अगर हम बनाएं तो कहेंगे कि जब दो जब दो एक समान व्यंजन जब दो समान व्यंजन जब दो समान व्यंजन आपस में आपस आपस में जुड़ते हैं जुड़ते हैं जब दो समान व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उसे तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम उदाहरण की बात करें द्वित्व व्यंजन में, अगर हम किसकी बात करें, उदाहरण की, तो बोलते हैं ना, जैसे रस्सी, क्या बोलते हैं, रस्सी। अगर हम रस्सी में देखें, क्या बोले, रस्सी। अगर हम रस्सी में देखें तो ये भी स है और ये भी स है, पहला वाला भी इसमें स है और दूसरा कैसा है, ये भी स है। तो जो पहला वाला व्यंजन है वो कैसा है हमारा, तो आप कहेंगे कि कैसा है, आधा है। पहला वाला जो स है इसमें वो कैसा है, तो आप बोलेंगे कि सर आधा है। कैसा, आधा। और जब आधा है दोस्त तो इसमें क्या लगा है, हलंत। जब भी हमें किसी वर्ण को आधा करना होता है तो उसको हम क्या लगा देते हैं, उसके नीचे हलंत। हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा। और जब हलंत लगाते हैं दोस्त तो जान जाओ एक बात, जब हलंत लगा दिए तो कौन सा नहीं हटाएंगे, खड़ी डंडी। और जब हलंत नहीं लगाएंगे, अवर्ण को हमें कैसा लिखना होगा, आधा, तो खड़ी डंडी को हम क्या कर देंगे, गायब। यहाँ पे जो डंडी दिख रही है इस डंडी को हम क्या कर देंगे, गायब। लेकिन कब करेंगे, जब क्या नहीं लगाएंगे, हलंत। जब क्या नहीं लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि हलंत हलंत नहीं लगाएंगे तो इसको आधा लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए, हमारा नियम क्या कह रहा था, हमारा नियम यह कह रहा था कि पहला व्यंजन कैसा होना चाहिए, आधा। तो पहला व्यंजन हमें क्या मिल गया, आधा। और हमारा दूसरा कह रहा था, दूसरा नियम कह रहा था कि क्या होना चाहिए, दूसरा पूरा होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला क्या है, पूरा है। पूरा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि हाँ पूरा है। तो जब पहला व्यंजन आधा हो और दूसरा क्या हो, पूरा हो और ये आपस में जुड़े, लेकिन जुड़ने से पहले एक नियम देख लेते हैं, क्या दोनों कैसे होने चाहिए, तो आप बोलेंगे कि दोनों व्यंजन समान होने चाहिए, या क्या बोलेंगे, एक जैसे होने चाहिए। और जब एक जैसे या दो समान व्यंजन आपस में जुड़ेंगे तभी क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, पहला व्यंजन क्या है, स है, और पहला क्या है, आधा है। दूसरा भी स है और दूसरा कैसा है, पूरा। तो दोनों समान हुए कि नहीं, पहला जो आधा है वो भी स है और जो पूरा है वो भी स है। और जब दोनों समान व्यंजन एक साथ जुड़ रहे हैं दोस्त, तो इसको इसको कैसा व्यंजन बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन। क्या बोलेंगे, कि द्वित्व व्यंजन है। तो उदाहरण से आप तो समझ गए होंगे, बाकी उदाहरण देखते हैं। अब बोले 80, क्या बोले, 80। तो 80 में देख रहे हैं, पहला वाला स कैसा है, आधा, और दूसरा वाला स कैसा है, पूरा है। अब जब आपसे हम पूछे कि बताओ भैया ये कैसा व्यंजन, तो आप क्या बताओगे, कि ये द्वित्व व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, तो द्वित्व व्यंजन है। और जब कोई आपसे पूछे कैसे द्वित्व व्यंजन है, तो कह दो जब पहला वाला व्यंजन आधा हो दूसरा पूरा हो, और दोनों की खास बात यह है कि दोनों एक ही व्यंजन होंगे। कैसे व्यंजन होंगे, एक ही व्यंजन होंगे या एक समान व्यंजन होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो कहेंगे कि द्वित्व।
और उदाहरण चाहिए तो देख लीजिए, जैसे बोलते हैं ना बच्चा, क्या बोलते हैं? बच्चा। बच्चा में देखो, च पहला वाला आधा है, दूसरा क्या है? पूरा। और जब ये दोनों जुड़ गए तो कैसे व्यंजन कहलाएंगे? तो बोलेंगे कि द्वित्व। अब हम ले ले कच्चा, क्या बोलते हैं? कच्चा। कच्चा जब ले लिए तो पहला वाला च क्या दिखा? आधा, और दूसरा वाला क्या दिखा? पूरा। बोलते हैं ना मम्मी, क्या बोलते हैं? मम्मी। तो मम्मी में पहला वाला म क्या होता है? आधा, और दूसरा वाला क्या होता है? म पूरा होता है। और सब ये दोनों मिल जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा व्यंजन, तो कैसा व्यंजन हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि द्वित्व व्यंजन। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? तो आप बोलेंगे किसके? द्वित्व व्यंजन के। तो कैसे व्यंजन के उदाहरण है? तो आप बोलेंगे क्या? द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन के बारे में एक बार दोस्त बस रिपीट करता हूँ, देख लीजिए। द्वित्व का मतलब होता है कितना? दो। और जब दो व्यंजन मिलके एक हो जाए तो उसको कैसा व्यंजन बोलेंगे? तो आप कहेंगे कि द्वित्व व्यंजन। अब बात आती है कि द्वित्व का मतलब हो गया सर दो, तो दो कैसे होंगे? तो दो कैसे होंगे? तो बोल रहा है कि पहला आधा होगा और दूसरा कैसा होगा? पूरा। दोनों की खास बात यह है कि दोनों कैसे होंगे? समान होंगे, एक जैसे होंगे, या क्या एक ही होंगे। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे कैसा व्यंजन बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि इसको द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात किए तो देखिए, बच्चा, कच्चा, मम्मी, रस्सी, अस्सी, ये सब किसके उदाहरण है? तो आप बोलेंगे कि द्वित्व व्यंजन के। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर व्यंजन के सीरीज में मैं आगे बात करूं तो अब देखते हैं व्यंजन से रिलेटेड प्रश्न। व्यंजन के जुड़े जो विशेष प्रश्न है वो देख लेते हैं। और कुछ बच जाएगा व्यंजन, जैसे लुंठित बच जाएगा, प्रकंपित, ये सब व्यंजन जब वर्णमाला हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में पढ़ा जाएगा। वर्णमाला के जो विशेष प्रश्न हैं जो छूट जाएंगे उनको कहाँ पढ़ा जाएगा? वर्णमाला के लास्ट में। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, और हमारे साथ क्या करिए? बने रहिए। अब पढ़ते हैं व्यंजन के विशेष प्रश्न। तो आपसे पूछता है कि बताओ, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? व्यंजनों की, या हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितना बताओगे? तो आप बता देना उससे कितना? 33। कितना? 33। या आपसे यही बोले कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी, तो कितना बोलेंगे? 33। आपसे कहे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियों की संख्या, व्यंजन ध्वनियों की व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो उससे बता देना कितनी? 33। तो कितनी? 33। अगर यही आपसे पूछ ले कि बताओ हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से या मूल व्यंजनों की, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्या पूछे? हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या, तो उससे कह देना कितना? 33। और जब पूछे आपसे कि 33 कौन कौन से 33, तो उससे बता देना जब उच्चारण के आधार पे या व्यंजन का विभाजन हमने पढ़ा तो कितने भागों में बांटा गया था? तो 3। आप लोगों को कितना बताया? 3। पहला बताया था स्पर्श, दूसरा बताया था क्या? अंतस्थ, और तीसरा क्या बताया था? उष्म। इन्हीं की संख्या को काउंट करके उसको बता देना कि 33 में कौन आएंगे। तो पहला आएगा कौन सा व्यंजन? तो आप बोलेंगे क्या? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा? तो कहेंगे कि अंतस्थ। क्या पढ़े आप लोग? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आप लोग कौन सा व्यंजन पढ़े? तो कहेंगे कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन।
अब देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी दोस्त, तो आप कहेंगे कितना, 25। आपसे पूछे कि अंतस्थ की संख्या कितनी, तो कितना बताया था, तो कहोगे सर आपने कितना बताया, 4। और उस व्यंजन की बात करें तो उस व्यंजन की संख्या कितनी, 4। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आइए देखते हैं, 5 4 9 4 13। कैरी कितना बचेगा, 1, और 2 1 3, तो टोटल कितने, 33। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी, तो बोल देना कितना, 33। यदि आपसे कोई कहे कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी, तो कितना, 33। अगर यही आपसे कोई कह दे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो कितना, 33। यही अगर आपको कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, कहे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन लिपियों की संख्या कितनी, तो कितना बताएंगे, 33। व्यंजन लिपियों की, लिपियों की संख्या, तो कितना बताएंगे उससे, बोल देना कितना, 33। लेकिन दोस्त, एक क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर आपसे कहे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो कितना बताओगे आप, व्यंजनों की संख्या। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, टोटल व्यंजन कितने हैं, तो कितना बताएंगे आप, कितना, तो कुछ लोग कहेंगे कितना, 39। तो बता देना कितना, 39। कब, जब कोई आपसे कहे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो कितना कहोगे, 39। कितना, 39। जो हिंदी वाले हैं क्या बोलेंगे, 39। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ आपने बता दिया कि 39 ठीक है, लेकिन ये बताओ कौन कौन, तो क्या आप नहीं बता पाओगे, कि बता दोगे, अभी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि कुल व्यंजनों की संख्या अगर 39 है तो कौन कौन से, तो उससे कह देना कि पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, स्पर्श, और स्पर्श की संख्या कितनी, तो कहेंगे 25। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कहेंगे कि पढ़े थे सर अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे कितना, 4। अंतस्थ व्यंजन कितने पढ़े, तो आप लोगों ने पढ़ा 4। इसके बाद अंतस्थ के बाद क्या पढ़ा आप लोगों ने, तो कहेंगे सर उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे 4। उष्म के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे सर संयुक्त पढ़े। कौन सा व्यंजन, तो कहेंगे संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, 4। टोटल कितने हो गए। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, द्वितीय व्यंजन, अरे द्वितीय नहीं, क्या पढ़ा, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी थी, तो कहेंगे 2। कितनी थी, 2। टोटल काउंट करेंगे तो कितना, 25 4 29 4 33 4 37 और 2 39। कितना हो गया टोटल, 39, 39। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो बता देना उससे कितनी, 39। कोई पूछे कौन कौन, तो बता देना स्पर्श की संख्या कितनी, 25। 4 अंतस्थ, 4 उष्म, 4 संयुक्त और 2 द्विगुण। टोटल मिला के कितने हुए, 39। अब देखिए, इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, एग्जामिनर जो है सीधे सीधे व्यंजन से प्रश्न न पूछ के आपसे क्या कर रहा है, घुमा के पूछ रहा है। तो घुमा के पूछे तो उस पे भी एक दो प्रश्न देख लेते हैं कैसे घुमा के पूछता है। चाहे जैसे भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे, डरना बिल्कुल भी मत, बोल देना भी नहीं सर पढ़ाए हैं। अब देखिए, अगर आपसे कहे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में से, हिंदी वर्णमाला में से, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में से 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, पूछेगा आपसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों में से, कुल
व्यंजन व्यंजनों में से यदि यदि संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए, कुल व्यंजनों में से यदि संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए हटा दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या बताइए। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? अब देखो क्या करेगा कि जो टोटल आपके व्यंजन है उस व्यंजन में से किसी व्यंजन को क्या करेगा, निकाल देगा। और निकालने के बाद आपसे कहेगा कि बताओ कुल व्यंजनों की जो व्यंजन बचे हुए हैं उनमें से सभी व्यंजनों की संख्या कितनी। अगर आपसे कहे कि बताओ यदि हिंदी वर्णमाला में से कुल व्यंजनों में से यदि किसको हटा दिया जाए, संयुक्त व्यंजन को निकाल दिया जाए, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो उससे कह देना कि कुल व्यंजन हमारे पास कितने, 39, और 39 में से किसको हटा दिए, संयुक्त व्यंजन को, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, 4। तो 39 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 35। कितना बचेगा, 35। इसी को क्या बोलते हैं, 35। अब देखो ऐसा ही प्रश्न इस समय एग्जामिनर ट्रेंड में ला रहा है दोस्त। जैसे जैसे समय बदल रहा है एग्जामिनर भी अपने आप को बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जब एग्जामिनर बदल सकता है तो आप क्यों नहीं। तो आप भी खुद को बदलो दोस्त। और कभी हो सकता है इसके जगह ऐसा कह दे कि बताओ यदि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या में से यदि संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को हटा दिया जाए तो बताइए व्यंजनों की संख्या कितनी। तो हमारे पास जब ऐसा प्रश्न पूछे आपसे तो क्या करना है, टोटल व्यंजन पहले देखना है कितने, 39। पहला क्या बोला, संयुक्त को हटाने के लिए, तो 39 में से 4 हटाए तो कितना बचा, 35। इसके बाद दोबारा क्या बोला, द्विगुण व्यंजन को हटाने के लिए, तो द्विगुण को हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 35 में से, तो कहेंगे 33। यदि हम कुल व्यंजनों की संख्या में से संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन दोनों को हटा दें तो संख्या कितनी बचेगी, तो कितना बोलेंगे, सर 33। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अपने दोस्तों से बोल दें कि वो भी शेयर करते रहे वीडियो को। और जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं, वो अगर पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से वीडियो को देख लें। आगे चलते हैं। अब व्यंजन क्या हो चुका, समाप्त। अब बचा है क्या, लुंठित, प्रकंपित, ये सब व्यंजन बचा है, तो कहाँ पढ़ेंगे, वर्णमाला के अंतिम में। अब पढ़ते हैं क्या, उच्चारण स्थान। वर्णों के वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन पहले पुटअप करता है। नया टॉपिक हमारा क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान, कि किस वर्ण या कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। अब देखिए जब टॉपिक स्टार्ट किए तो ये टॉपिक का यहीं से अब क्या करता है, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। और अब कहता है कि बताओ वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी, प्रमुख रूप से वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी, तो उसे कह देना कितना, 8। पूछेगा क्या 8 ही होता है, तो कह देना नहीं, 9 होता है, लेकिन आप प्रमुख रूप की बात करेंगे तो कितना, 8। तो पूछेगा कौन कौन, तो ये टेंशन छोड़ दीजिए। अब सभी को देखते हैं किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। एक सूत्र लिखते हैं पहला, और सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम रटे तो क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे हम लोग।
क्योंकि बार बार आप रटोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। अगर सूत्र के माध्यम से हम तोड़ के पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो इसलिए हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे, सूत्र के माध्यम से। पहला सूत्र कहता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठ, नीया नाम कंठ। पहला सूत्र कहता है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे इस सूत्र में। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सूत्र को तोड़ना पड़ेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से देखिए और आप भी अच्छे से तोड़ना सीख लीजिए। पहले कौन सा अक्षर आया, तो आप कहेंगे क्या आया, अ आया। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहाँ से हम बोल रहे हैं, क्या होगा, कंठ। क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या होगा, कंठ होगा। आपसे कोई पूछे कि बताओ जो अ है, अ का उच्चारण स्थान क्या, तो आप कह देना क्या होगा, कंठ। जब अ आ गया है दोस्त, तो अ का बड़ा भाई भी आएगा। जब अ आया है तो अ का बड़ा भाई कौन, आ। अ का बड़ा भाई कौन आ जाएगा, तो कहेंगे आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो उससे बहुत सहूलियत से कह देना क्या, कंठ। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ जो अ है, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उससे क्या बोल देना, कंठ। कोई ये कहे कि बताओ और आ का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या बताना, कंठ बता देना। अब अगला वर्ण क्या दिया है, कु दिया है। क्या दिया है, कु। अगर आपसे कहे कि बताओ कु का देखो यहाँ पे क्या आया, कु आया। और कु का मतलब दोस्त होता है क वर्ग। कु का मतलब कौन सा वर्ग, तो आप बोलोगे कु का मतलब है क वर्ग। कु का मतलब कौन सा वर्ग, तो कह देना उसका कु का मतलब होता है क वर्ग। आपसे पूछे क वर्ग में कितने, तो बता देना क वर्ग में आते हैं 5। एक होता है क, दूसरा होता है ख, और तीसरा होता है ग, तीसरा होता है ग, चौथा होता है घ, और पांचवा होता है क्या, अंग। अब आपसे पूछे कोई कि क ख ग घ और अंग का उच्चारण स्थान क्या, तो उससे बोल देना क्या होगा, कंठ होगा। कोई आपसे कहे कि बताओ क का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या बताएंगे, कंठ। कोई पूछे ख का उच्चारण स्थान, तो बोल देना ख का उच्चारण स्थान भी भैया क्या होगा, कंठ। कोई कहे ग का उच्चारण स्थान, तो उससे बहुत सहूलियत से कहना ग का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, कंठ। कोई कहे घ का, तो भी क्या होगा, कंठ। और कोई कहे अंग का उच्चारण स्थान क्या, तो उससे बता देना अंग का होता है कंठ। लेकिन एक होता है क्या, नासिका। तो उसके लिए एक स्पेशल सूत्र है दोस्त, लास्ट में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछे कोई कि क ख ग घ अंग इस या क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से, तो बता देना कहाँ से, कंठ से। दो चीज हो गया, अ आया तो अ के साथ क्या आ गया, आ गया। और यहाँ कु आया, कु का मतलब होता है दोस्त क्या, क वर्ग। और क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से, कंठ से। इसके बाद अगला हम देखें तो हमारे पास क्या आया, विसर्ज। अब विसर्ज का मतलब होता है दोस्त क्या, विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे विसर्ग, विसर्ग। और विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है दोस्त, ऐसे लगाते हैं ना, बोलते हैं प्रातः। प्रातः में किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब पूछेंगे रामा में, तो कहेंगे रामा में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्त, आपसे कोई कहे कि बताओ विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उससे सहूलियत से बता देना क्या दोस्त, कंठ। अब क्या बचा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बचा क्या, ह। आपसे कोई पूछे कि बताओ ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ह का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, तो बोल देना कंठ। आइए एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं। पहले क्या आया अकू में, तो कहेंगे अ आया। और जब अ आया तो अ को लेंगे, और क्या, अ का बड़ा भाई क्या हो जाएगा, आ। और आ का उच्चारण स्थान कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, कंठ। अब देखिए अ के बाद कौन सा अक्षर आया, तो बोलेंगे क्या आया, क आया। और कु आया, कु का मतलब क्या होता है, क वर्ग। और क वर्ग में कितने, तो बोलेंगे 5। कौन कौन, क ख ग घ और क्या, अंग। अब कोई कहे कि इन सबका उच्चारण स्थान क्या, तो बता देना क्या, कंठ। कु के बाद क्या आया, ह आया। क्या आया, ह।
तो ह का उच्चारण स्थान कोई आपसे पूछे क्या, तो उससे कह देना क्या, कंठ। अब इसके बाद क्या आया, विसर्ग। अब विसर्ग का मतलब होता है दोस्त क्या, विसर्ग। और कहे कोई कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या बता देना, कंठ। अब देखिए, अगर इस सूत्र को याद कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा किसी वर्ण के बारे में जो है टेंशन लेने की। आप बिना टेंशन लिए क्या कर सकते हो, इजली बता सकते हो। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और अच्छे से तोड़ना सीख लेंगे। अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्या कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला सूत्र कहता है, अगला सूत्र कह रहा है, ईचू यसानाम तालु। ईचू यसानाम, ईचू यसानाम तालु। तालु का मतलब क्या हो जाएगा, तालु। इसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, तालब्य। क्या बोलते हैं, तालब्य। अब देखिए, इसमें क्या आया, पहला डिजिट। सूत्र क्या लिखा है, पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। और ईचू यसा में पहले क्या आया, तो बोलेंगे पहले सर ई आया। कौन सा वर्ण आया, तो ई आया। जब ई आया है दोस्त, छोटी ई आ गई है, तो उसके बड़के भाई को लेंगे कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो जब छोटी ई आया है, तो छोटी ई के साथ किसको ले लेंगे, बड़ी ई को। अगर आपसे कोई पूछे छोटी ई या बड़ी ई के बारे में, अगर कहे कोई कि बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उसे कह देना छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसका उच्चारण क्या होगा, तालु। क्या हो जाएगा दोस्त, तो कहेंगे क्या, तालु। इसके बाद क्या आया, चू। चू का मतलब दोस्त क्या होता है, पता ही है आपको। चू का मतलब क्या, तो कहेंगे चौवर्ग। चौवर्ग में कितने अक्षर, तो कहेंगे 5। चू का मतलब कौन सा वर्ग, चौवर्ग। अब हम बात करेंगे चौवर्ग में क्या, तो क्या बोलेंगे, एक आएगा च, दूसरा आएगा छ, तीसरा आएगा ज, चौथा आएगा क्या, झ, और चौथा आएगा क्या, इया। अगर कोई आपसे पूछे कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या होगा, तालु। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ छ का उच्चारण स्थान क्या, तो उससे बोल देना क्या, तालु। अगर आपसे कोई कहे बताओ ज का उच्चारण स्थान क्या, तो बोल देना क्या, तालु। अगर आपसे कोई कहे झ का उच्चारण स्थान, तो बता देना क्या, तालु। और कोई कहे ई का उच्चारण स्थान, इया का उच्चारण स्थान, तो क्या, तालु। और कोई कहे दोनों ई का उच्चारण स्थान भैया बताओ क्या होगा, तो क्या बोल देना, तालु। एक लाइन में बोलना हो तो बता देना कि चौवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से। और कोई पूछेगा इसी को कौन सा व्यंजन बोलते हैं, तो बोल देना तालव्य वर्ण। क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण। अब चू के बाद अगला देखे, तो चू के बाद आगे क्या आया, य आया। आपसे कोई कहे कि बताओ य का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या, तालु हो जाएगा। इसके बाद कौन सा स आया, बड़ा वाला स आया। अब बड़े वाले स का कोई कहे कि उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, तालु। बड़ा वाला स कहाँ से बोला जाएगा, तो कहाँ से बोला जाता है, तालु से। और तालु से बोले जाने के कारण दोस्त इसका एक नाम पड़ा था क्या, तालव्य स। कौन सा स बचपन से पढ़ते हैं हम, तो कहेंगे तालव्य स पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं, आप लोग भी पढ़े होंगे, झूठ मत बोलिएगा। जो पढ़े हैं बचपन में कि इस स को क्या बोलते हैं, तालव्य स पढ़ते हैं, बड़े वाले स को, वो कमेंट में जरूर कमेंट करें। अब देखिए, इसके बाद क्या लिखा है, नाम। दोनों ई चौवर्ग, दोनों ई, क्यू का मतलब क्या, चौवर्ग। य और बड़े वाले स, इन सभी का नाम कहाँ से लिया जाता है, तालु से। मतलब इन सभी का उच्चारण स्थान पूछे दोस्त आपसे, तो क्या हो जाएगा, तालु। ऐसी को कहीं कहीं दिया होता है क्या, तो कहेंगे तालव्य। अब अगला सूत्र देखते हैं। तो अगला सूत्र कहता है, रीट उठसा नाम मूर्धा। क्या बोलता है, तो कहेंगे रीट उठसा नाम, रीट
री टूटसा राम मूर्धा। क्या बोलते हैं? री टूटसा नाम मूर्धा। तीसरा सूत्र है हमारे पास, री टूटसा नाम मूर्धा। और मूर्धा का मतलब क्या होता है? मूर्धन्य। इसी को क्या बोलते हैं? पहले तो मूर्धा, और मूर्धा को ही कहीं कहीं लिखा होता है क्या? मूर्धन्य। तो मूर्धा से जो व्यंजन बोले जाते हैं उन्हें कौन सा व्यंजन बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण हुआ उन वर्णों को क्या बोलेंगे? तो कहेंगे मूर्धन्य वर्ण। कैसा वर्ण? मूर्धन्य वर्ण बोलेंगे। कोई पूछे काहे लिए होता है मूर्धन्य, तो बोल दीजिएगा इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। कोई पूछे उच्चारण का मतलब, तो कह देना अभी क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। और बोलने को ही क्या कहते हैं? उच्चारण। और उच्चारण कहाँ से करते हैं? मूर्धा से। इसलिए जिस वर्ण का उच्चारण किए मूर्धा से, वो वर्ण किसका हो जाएगा? तो आप कहोगे मूर्धन्य का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सूत्र में कौन कौन सा वर्ण आया है। तो हमारे सामने सूत्र लिखा हुआ है, री टूटसा नाम क्या? मूर्धा। और री टूटसा में क्या आया? री आया। आपसे कोई कहे कि भैया बताओ ये जो री है, री का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उसे कह देना कि री का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा। अगर आपसे कोई कहे आगे क्या आया? टू आया। और टू का मतलब तो आप तो पता ही होगा आपको, क्योंकि दो सूत्र में तो अच्छे से देख चुके हैं। अब दो सूत्र में देख चुके हैं तो तीसरा में समझ चुके हैं, ये मुझे पता है। टू का मतलब क्या? तो आप बोलोगे ट वर्ग होता है। कौन सा वर्ग? तो ट वर्ग। और ट वर्ग में कितने अक्षर? तो आप कहेंगे 5। पूछेंगे कौन कौन, तो कहेंगे ट, ठ, ड, ढ और क्या? अड़। अब हम आपसे पूछे कि बताओ ट, ठ, ड, ढ, अड़, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप कहेंगे बहुत सहूलियत से क्या होगा? मूर्धा होगा। आपसे कोई पूछे कि बताओ ट का उच्चारण स्थान क्या, तो कह देना क्या? मूर्धा। बोलेंगे ट कैसा वर्ण, तो बोल देना मूर्धन्य वर्ण। आपसे कोई कहे ठ का उच्चारण स्थान क्या, तो बोल देना क्या? मूर्धा। और पूछेगा कैसा वर्ण है ठ, तो बोल देना मूर्धन्य वर्ण है। आपसे कोई पूछे कि ड का उच्चारण स्थान क्या, तो बोल देना क्या? मूर्धा। और पूछे कोई ड कैसा वर्ण है, तो बोल देना क्या? मूर्धन्य वर्ण है। अब आपसे कोई पूछे अड़, तो अड़ कैसा वर्ण, उच्चारण स्थान अड़ का क्या, और ढ का उच्चारण स्थान क्या, तो बोल देना मूर्धा होगा। पूछेगा ढ कैसा वर्ण, तो बता देना मूर्धन्य वर्ण। आपसे कोई कहे अड़ का उच्चारण स्थान क्या, तो बोल देना मूर्धा। पूछेगा कैसा वर्ण, तो कह देना मूर्धन्य वर्ण। अब देखिए टू के बाद क्या आया? र आया। आपसे कोई कहे कि बताओ र का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बोल देना उससे कि र का उच्चारण स्थान होगा क्या? मूर्धा। बोलेगा र कहाँ से बोला जाता है, तो बोल देना र कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से। और कोई पूछेगा कि र कैसा वर्ण है, तो बोल देना कैसा? मूर्धन्य वर्ण है। पूछेगा कौन बताया था, तो बोल देना विनय सर बताए थे। अगला वर्ण क्या आया, तो कहेंगे स आया। और आपसे कोई पूछे कि बताइए इस स को क्या बोलते हैं? षटकोर स। कौन सा स पढ़ते हैं? षटकोर स। इसको आप तो बचपन से पढ़ के आए हैं, मैं भी पढ़ा हूँ बचपन में, और आप भी क्या किए हैं? पढ़े हैं। कुछ लोग का पढ़ते हैं? पिठफरवा स। अच्छा सही से बताइएगा, पिठफरवा स कितने लोग पढ़े हैं? जो भी बचपन में अगर पिठफरवा स इसको पढ़े हैं वो क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। देखते हैं कितने लोग हमारे जैसे पढ़ के आए हुए हैं। तो इसके बाद क्या आया? स आया। इस स को क्या बोलते हैं? षटकोर स। और इस स को ही क्या बोलते हैं? मूर्धन्य स। कौन सा स बोलते हैं? तो कहेंगे मूर्धन्य स बोलते हैं। अब पूछे अगर हम कि बताओ इस स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप बोलेंगे मूर्धा। अगर यही हम आपसे पूछ लें कि इस स को हम मूर्धन्य स ही काहे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि इस स का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? मूर्धा से। और ये स मूर्धा से बोले जाने के कारण या उच्चरित होने के कारण इस स को कौन सा नाम मिला? मूर्धन्य स। समझ में आया कि नहीं सभी को? एक बार रिपीट कर लेते हैं। सूत्र क्या कह रहा है कि री टूटसा नाम क्या? मूर्धा। और री टूटसा में क्या आया? री। आपसे कोई कहे बताओ री का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या बोल देना? मूर्धा। कोई पूछे री कैसा वर्ण, तो बोल देना कैसा वर्ण? मूर्धन्य वर्ण। री के बाद क्या आया? टू आया। और टू का मतलब होता है ट वर्ग। ट वर्ग में कितने अक्षर, तो कहेंगे 5। पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना ट, ठ, ड, ढ और अड़। अब पूछेगा ट वर्ग का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो बोल देना कहाँ से? मूर्धा से। अब पूछे कि ट वर्ग कैसा वर्ण है, तो बता देना मूर्धन्य वर्ण है। तो टू के बाद क्या पढ़े? री पढ़े, र पढ़े। और र का उच्चारण स्थान आपसे कोई पूछे तो बोल देना र का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और कोई पूछे र कैसा वर्ण है,
तो बता देना कैसा, मूर्धन्य वर्ण। र के बाद क्या आया, स आया, और स पूछेगा कि पेटफरवा स या षटकोर स का उच्चारण कहाँ से होता है, तो बोल देना कहाँ से, मूर्धा से। और कोई पूछे कि ये वाला स कैसा वर्ण, तो बोल देना मूर्धन्य वर्ण है। कोई पूछेगा इसको हम मूर्धन्य स काहे बोलते हैं, तो बोल देना कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से, इसीलिए इसको कौन सा स बोलते हैं, मूर्धन्य स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग क्या कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब आगे देख चलते हैं। अभी कितने सूत्र पढ़ लिए, तो कहेंगे 3। चौथा लिख रहे हैं, चौथा बोल रहा है री तुलसा नाम, री तुलसा नाम, री तुलसा नाम दंता। क्या बोलते हैं, री तुलसा नाम। चलिए लिख लीजिए, री तुलसा नाम दंता, री तुलसा नाम दंता। दंता का मतलब क्या, तो कहेंगे दांत। दंता का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे क्या होता है, तो बोलेंगे दांत होता है। क्या होता है, तो कहेंगे दांत। इसी को क्या लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, दंत। क्या बोलेंगे, दंत। अब देखिए लृ तुलसा नाम में, लृ तुलसा नाम दंता, सूत्र क्या है, लृ तुलसा नाम दंता। और देखते हैं कि लृ तुलसा नाम दंता में आएगा क्या, कौन कौन से वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण कहाँ से करेंगे, हम दांत से करेंगे। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो पहला वर्ण क्या लिखा है, तो कहेंगे लृ। पहला वर्ण क्या लिखा है, लृ। आपसे कोई कहे कि लृ का उच्चारण स्थान बताओ भैया कहाँ से, तो बोल देना कहाँ से, दांत से। ना समझे तो बोल देना कहाँ से, दंत से। तो लृ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंत से। और देखिए अगला वर्ण हमारे सामने क्या आया, तू आया। और तू का मतलब दोस्त आप तो बता ही सकते हैं क्या होता है, तो कहेंगे त वर्ग। आपसे पूछ ले कि त वर्ग में कितने, तो बोलेंगे कितने, 5। त वर्ग में कितने, तो कहेंगे 5। पूछे कौन कौन, तो बोलेंगे त, थ, द, ध और क्या, तो कहेंगे न। अगर हम कह दे कि बताओ त का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दांत। ना समझेंगे तो क्या बोलेंगे, दंत। अब हमसे आपसे कहे कि बताओ थ का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या होगा, दंत हो जाएगा। और कहे द का उच्चारण स्थान बताओ, तो क्या बोलेंगे, दंत। और कहे ध का उच्चारण स्थान, तो क्या हो जाएगा, दंत। और कहे न का उच्चारण स्थान बता दो, तो क्या बोलेंगे, न का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, या क्या होगा, दांत। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कह देना भैया देख तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या, दंत या दांत होगा। अगला वर्ण देखते हैं, अगला वर्ण क्या लिखा है, ल। आपसे कोई पूछे कि बताओ ल का उच्चारण स्थान क्या, कोई पूछे क्या कि ल का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उसे कह देना कि ल का उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है, दंत होता है। ना माने तो कह देना दांत होता है ठेठ में। तो ल का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तो कहेंगे दांत। इसके बाद क्या आया, तो कहेंगे स आया। और हम पूछे इस सड़क वाले स का उच्चारण स्थान, बचपन में क्या पढ़ते थे, सड़क वाला स। क्या पढ़ते थे, सड़क वाला स। और सड़क वाले स का उच्चारण स्थान कहाँ से, तो कहेंगे दांत से। स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दांत से। आगे लिखा है नाम, तो इन सभी का नाम कहाँ से लिया जाता है, दांत से। तो अगला सूत्र का बात करते हैं। तो अगला सूत्र क्या लिखा हुआ है, लृ तुलसा नाम दंता, लृ तुलसा नाम दंत। और देखिए लृ तुलसा नाम दंत में पहला अक्षर क्या लिखा, लृ लिखा। और लृ का उच्चारण स्थान कोई पूछे तो बता देना क्या, दांत। और आगे क्या लिखा है, तू लिखा है। और तू का उच्चारण स्थान, तू का मतलब क्या, त वर्ग। त वर्ग का कोई उच्चारण स्थान पूछ ले इन पांचों में से किसी का नाम कि कहाँ से बोला जाएगा, तो कहाँ से बोल देना, दंत से। इसके बाद क्या लिखा है, ल लिखा है। और ल का उच्चारण स्थान आपसे कोई पूछे क्या होगा, तो बोल देना क्या, दंत। इसके बाद क्या लिखा है, स। आपसे कोई कहे बताओ स का उच्चारण स्थान क्या, तो बोल देना क्या, दंत। आगे चलते हैं। अगला सूत्र है
पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो, जगह कम है, स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सूत्र कह रहा है उपध्यामानीयानाम ओष्टो उपद मानीयानाम 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 ओष्टो मानीयानाम उपदमानीयानाम, सॉरी, उपदमानीयानाम ओष्टो क्या हो जाएगा? उपदमानीयानाम ओष्टो ओष्टो। तो आपके सामने पांचवा सूत्र क्या है? तो पांचवा सूत्र बोल रहा है उपदमानीय नाम ओष्ट। अब उपदमानीय नाम ओष्ट में कौन कौन से वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण कहाँ से हम करेंगे? ओठ से करेंगे। तो आइए देखते हैं ओष्टो का मतलब क्या। तो संस्कृत में मत जाना, बोल देना ओष्टो का मतलब क्या होता है? ओष्ट होता है। अब कोई पूछे कि कौन कौन से वर्ण ओष्ट से बोले जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं, उनको जवाब भी आपको देना होगा। पहला अक्षर क्या लिखा? तो कहेंगे ऊ लिखा है। पूछेंगे कौन सा ऊ? तो बोलेंगे कौन सा ऊ? छोटा ऊ। जब बताओ छोटका ऊ आ गया तो क्या बड़का ऊ नहीं आएगा? तो बोलेंगे हाँ सर आएगा। तो छोटका ऊ आ गया तो इसके बड़के भावों को ले लेते हैं, ले लेते हैं ना। बोलेगा कि बताओ ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ? तो बोल देना कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। पूछेगा छोटा ऊ का भी? तो बोल देना हाँ। पूछेगा बड़ा ऊ का? तो बोल देना हाँ बड़ा ऊ का भी होगा। पूछेगा कहाँ से? तो बता देना कहाँ से? ओष्ठ से। अगला वर्ण क्या लिखा? तो अगला वर्ण कहेंगे प आया है। उप उप। चलिए प का मतलब सूत्र थोड़ा सा, सूत्र था उपध्यामानीय नामोष्ट, सॉरी। माफी चाहता हूँ इसके लिए। उप 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 ध्यामानीय नाम ध्यामा नियानाम नियानाम ओष्ठ। उप उपध्यामानीय नाम ओष्ठ। सूत्र ये है। सूत्र पिछली बार लिखने में क्या हो गया? गलती। तो सूत्र क्या लिखा हुआ है? उप 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 ध्यामानीय नाम क्या? ओष्ठ। उप उप ध्यामानीय नाम ओष्ठ। अब देखिए उप उप ध्यामानीय नाम ओष्ठ में पहला अक्षर क्या दिया है? तो कहेंगे उ। ओष्ठों का मतलब तो बता दिया था। ओष्ठों का मतलब क्या होगा? तो कहेंगे ओष्ठ होगा। क्या होगा? तो कहेंगे ओष्ठ। अब बात आई कि पहला अक्षर इसमें कौन सा? तो बोलेंगे कौन सा? क्या आया है? तो बोलेंगे छोटा ऊ आया है। जब छोटा ऊ आया तो बड़ा ऊ भी आएगा। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से? तो कहाँ से बताएंगे? ओष्ठ से। दोनों ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कहेंगे ओष्ठ होगा। अब आगे देखते हैं। उप उप क्या दिया है? पू। अब पू का मतलब क्या? तो कहेंगे प वर्ग। पू का मतलब क्या? तो पू का मतलब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे प वर्ग हो जाएगा। अब पूछेंगे प वर्ग में कितने? तो कितने होते हैं? तो कहेंगे 5। पूछेंगे कौन कौन? तो कहेंगे प फ ब भ और क्या आएगा? तो कहेंगे म। आज अगर हम आपसे कह दे कि बताओ प का उच्चारण स्थान का होगा, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे का होगा? ओष्ठ होगा। अगर हम कहे फ का उच्चारण स्थान क्या, तो बोलेंगे फ का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? ओष्ठ होगा। अगर आप आपसे कहे कि बताओ भैया ब का उच्चारण स्थान, तो क्या बोलेंगे? ओष्ठ। अगर आपसे हम कहे भ का उच्चारण स्थान क्या, तो आप क्या बोलोगे? भ का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? ओष्ठ होगा। अगर आपसे हम कहे कि बताओ म का उच्चारण स्थान, तो क्या होगा? तो बोलेंगे ओष्ठ। अगर एक लाइन में हम कहे कि बताओ प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या बोल दीजिएगा? ओष्ठ।
और आगे लिखा है, अब देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ था, बड़ा ऊ में से हम छोटा ऊ तो इधर निकाल लिए तो क्या बन गया, पू, और एक खू बन गया, बचा है ना, बड़ा ऊ था तो एक ऊ निकाले तो इसमें कितने ऊ होंगे, दो, तो एक निकाल लिए तो एक ऊ बचा ना, ऊ बचा, तो यहाँ किस चीज का मात्रा हो जाएगा, तो कहेंगे ऊ का मात्रा। अब तोड़ के देखे यहाँ से लेके यहाँ तक, मिट गया ये तो, उप ध्यामानीय नाम, उप ध्यामानीय नाम ओष्ट, तो बचा क्या, तो कहेंगे बचा है क्या, यहाँ से उपदमानी, क्या बचा है, उपदमानी, उपदमानीय नाम मतलब, उपदमानीय नाम का मतलब क्या, तो बोलेंगे उपदमानी, हम बोले उपदमानी का मतलब क्या, मतलब जानने के लिए छोड़ दीजिए। अगर हम कहे बताओ उपदमानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या, तो कहेंगे उपदमानी का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। उपदमानी में दो चीज आता है, एक होता है का, तो बोलेंगे पकार, और एक होता है क्या, तो कहेंगे फकार। अब कहेंगे ये तो हमें सुनने को ना मिला, उपदमानी में क्या क्या आता है पूछे, तो बोलेंगे क्या आता है, पहला पकार, और दूसरा क्या आता है, फकार। कभी गलती से मत बोल देना क्या, खखार, खखार नहीं, क्या लिखा है, फकार। पहला क्या, पकार, और दूसरा क्या, फकार। आपसे कोई पूछे कि बताओ उपदमानी में आएगा क्या, तो बोल देना उपदमानी में क्या आएगा, पहला तो पकार और दूसरा फकार। अब बात आती है उपदमानी वर्ण कहते किसको है और कौन कौन से हैं, तो उपदमानी का, अब देखिए जब कोई विसर्ग विसर्ग लगाते हैं तो कैसा गोला बनाते हैं, ऐसा ऐसा ना, विसर्ग बनाते हैं तो कैसा गोला बनाएंगे, तो बोलेंगे सर ऐसा ऐसा गोला बनाते हैं विसर्ग में, थोड़ा सा गोला हम बड़ा कर दिए हैं आपको समझाने के लिए। और इसी को गोले को दोस्त अगर हम क्या कर दें, आधा, क्या कर दें, आधा, इस गोले को क्या कर दिए, आधा, तो इसको कौन सा विसर्ग बोलेंगे, तो कहेंगे अर्ध विसर्ग। कौन सा विसर्ग, अर्ध विसर्ग। और यही जब अर्ध विसर्ग प के आगे और प के क्या लग जाए, पीछे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे पकार। अब पूछेंगे कैसा वर्ण, तो बोलेंगे उपदमानी वर्ण। कैसा वर्ण है, उपदमानी वर्ण। अगर कहे बताओ पकार का उच्चारण स्थान क्या, तो बोलेंगे ओष्ठ। कहेंगे बताओ उपदमानी का उच्चारण स्थान क्या, तो आप बोलेंगे क्या, ओष्ठ। अब देखिए कहेंगे फकार किसको कहते हैं, तो यही आधा विसर्ग जब कहाँ लग जाए, फ के आगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे इसको पढ़ेंगे फकार। क्या पढ़ते हैं, फकार। अब पूछे फकार का उच्चारण स्थान, तो बता देना क्या, ओष्ठ होगा। अब आप समझ गए होंगे आशा करता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। तो सूत्र लिखा है उपध्यामानीय नाम क्या, ओष्ठ। उपध्यामानीय नाम ओष्ठों में पहले क्या आया, उ, तो ऊ जब छोटा ऊ आया तो छोटा ऊ के साथ कौन सा ऊ, तो कहेंगे बड़ा ऊ। अब पूछे इसका उच्चारण स्थान, तो बता देना क्या, ओष्ठ। इसके बाद क्या आया, पू आया। पू का मतलब क्या, प वर्ग, और प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से, तो कहेंगे ओष्ठ से। इसके बाद क्या आया, उपदमानी। और उपदमानी में पूछे आएगा क्या, तो बोल देना पकार आता है, और क्या, फकार। पूछेगा कोई पकार किसको कहते हैं, तो कह देना जब प के आगे और पीछे दोनों जगह अर्ध विसर्ग लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, पकार। और फ के आगे और पीछे जब अर्ध विसर्ग लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो कहेंगे फकार, न कि क्या, खकार। और पूछेगा पकार और फकार या उपदमानी का उच्चारण कहाँ से, तो बोल देना कहाँ से करेंगे, ओष्ठ से करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आशा करता हूं दोस्त कि आप लोग क्या ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट। और आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा, और फिर मिलते हैं कल। फिर मिलते हैं कब, तो कहेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।